आज हम टॉपिक ले रहे हैं पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की स्टेटमेंट देखते हैं और फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, एप्लीकेशंस की बात करेंगे। पोटेंशियोमीटर है क्या? पोटेंशियोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस। यानी एक ऐसा डिवाइस है जो या तो आपको ईएमएफ प्रोवाइड करेगा या आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। इनफैक्ट हम इससे इंटरनल रेसिस्टेंस भी मेज़र कर सकते हैं। तो ये सिंपली जैसे वोल्ट मीटर डिवाइस होता था या जैसे आपके पास गैल्वेनोमीटर डिवाइस है, ऐसे ही पोटेंशियोमीटर को भी हम एक डिवाइस बोल रहे हैं। सो एक्चुअली ये डिवाइस की तरह ही बिहेव करता है, बट इसका सेटअप कुछ मिलता जुलता होता है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह। मगर फ़र्क इतना है, जब मीटर ब्रिज को आप लैब में देखते हैं तो उसमें एक सिंगल वायर होती है। जब आप पोटेंशियोमीटर को लैब में देखेंगे तो उसमें एक नहीं बल्कि 4 डिफरेंट वायर्स होती हैं। तो हमने यहाँ पे कनेक्शन कैसे किया है कि आपने एक मीटर बोर्ड ले लिया, वुडन बोर्ड, उसके ऊपर आपने वायर्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया है कि वो 4 पैरेलल वायर्स में आ जाएं और यहाँ मीटर स्केल कनेक्ट किया हुआ है। एक साइड के टर्मिनल को आप ए बोल देते हैं, दूसरी साइड के टर्मिनल को बी बोल देते हैं, और ए टर्मिनल से आपने बैटरी का मेन कनेक्ट किया है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया वहाँ पे, और एक रियोस्टेट भी हमने सीरीज़ में कनेक्शन कर रखा है, एक वोल्ट मीटर पे लगा रखा है। सो इस तरीके का सेटअप हमारे पास होता है। अब बात करते हैं हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, एक्चुअली किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है और कैसे काम करता है। It states that the fall of potential across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion of the wire. So यहाँ एक सेल लगा हुआ है, या बैटरी कह लो या बैटरी एलिमिनेटर कह लो, हम तो सेल यूज़ करते हैं, वहाँ पे सेल भी होता है, बैटरी एलिमिनेटर भी होता है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग। सो आपने यहाँ पे एक ड्राइविंग सेल यूज़ किया है और वो ड्राइविंग सेल क्या कर रहा है, वो यहाँ पे पॉजिटिवली करंट फ्लो करा रहा है, और यहाँ आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हो। तो वोल्ट मीटर को जैसे आप टच करोगे, जहाँ पर भी जितनी लेंथ पर आप टच करोगे वहाँ पर आपको वोल्ट मीटर की डिफरेंट वैल्यू दिखाई देगी। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। ये एक एक्टिविटी भी है जो प्रैक्टिकल्स में हम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस वक्त आपको फिलहाल मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर के क्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा रखा, कोई ईएमएफ नहीं लगा रखा, कुछ नहीं लगा रखा, हमने सिंपल वोल्ट मीटर लगाया। पर हम ये कह रहे हैं कि ए को आपने इस पॉइंट पे टच कराया जॉकी को, तो आपको लेंथ कुछ और आएगा, किसी और पॉइंट पे टच कराओगे तो आपके पास लेंथ कुछ और आएगा, किसी और पॉइंट पे टच कराओगे तो लेंथ कुछ और आएगा। यानी हम ये कह रहे हैं कि फॉर एवरी पोर्शन ऑफ द वायर, इतने पोर्शन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, उससे आगे वाले पोर्शन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, और हर डिफरेंट लेंथ के लिए पोटेंशियोमीटर आपको अलग अलग मिल रहा है। यही स्टेटमेंट दे रहा है, द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है प्रोवाइडेड द वायर इज़ ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया एंड अ कांस्टेंट करंट फ्लो थ्रू इट। तो जब भी आप स्टेटमेंट या प्रिंसिपल आप इसका स्टेट करें, ये कंडीशन लिखना ना भूलें। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो डिफरेंट पोटेंशियल आपको मिल रहा है और जो आपको प्रोपोर्शनल टू लेंथ नज़र आ रहा है, वो तभी है जब आपकी लेंथ जो है, वायर की जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो यूनिफॉर्म हो। यानी हमारे पास वायर का एरिया यूनिफॉर्म हो और उसके अक्रॉस कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा हो। तो वायर का एरिया यूनिफॉर्म है और कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर ये प्रिंसिपल भी वैलिड नहीं रहेगा। इसी प्रिंसिपल को हम लिख कर देखें तो आपके पास आता है V इज़ प्रोपोर्शनल टू L। यही स्टेटमेंट बोल रहा था, प्रिंसिपल यही कहता है, हमें स्टेट कर रहा है। तो हमने जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया तो यहाँ कांस्टेंट सिंबल आएगा K, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसकी स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। जैसे यही फॉर्मूले से देखा जाए, L को आप डिनोमिनेटर में ले आइए तो K इज इक्वल टू V/L। सो वी कैन स्टेट K एज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों बोला है? आपने इस स्टेटमेंट को पहले भी डिफ़ाइन किया हुआ है, और जब हम स्टेटमेंट देते थे, मैं यहाँ साइड पे लिखती हूँ, हालांकि उसका कोई रोल नहीं है, E इज़ इक्वल टू -dV/dr। ये स्टेटमेंट भी आपने यूज़ किया हुआ है। यानी कि dV/dr जो था, पोटेंशियल चेंज इन लेंथ को आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते थे, लेकिन यहाँ जब आप पोटेंशियोमीटर डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ आप इसे E नहीं बोलोगे, बल्कि हम यहाँ इसे स्टेट करेंगे दिस इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। पर ये भी ग्रेडियंट था और ये भी ग्रेडियंट था, सिर्फ ग्रेडियंट वर्ड को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर ये लिख के दिखाया। तो अब आप बात करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, इसकी यूनिट क्या है? यूनिट है वोल्ट मीटर इनवर्स, ऐसा ही यूनिट है।
जो हम यहाँ पर भी यूज़ करते थे, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट है वोल्ट सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि जो आप लेंथ नापते हो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में, ये जो मीटर स्केल आपने यूज़ किया है ये है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। 4 मीटर की तो टोटल लेंथ होती है, तो यानी कि एक लेंथ कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। तो 0 से लेकर 400 सेंटीमीटर के बीच में आपको ऑब्जर्वेशन लानी होती है, या आपको 0 से लेकर 1000 तक का वोल्ट मीटर लेंथ यूज़ करना होता है। उससे ज़्यादा वोल्ट मीटर लेंथ नहीं होता है, क्योंकि हम या तो 4 वायर वाला पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं या हम 10 वायर वाला पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं नॉर्मली प्रैक्टिकल लैब्स के अंदर। सो अब हम बात करते हैं कि ये हमने कैसे इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कह दिया और इसका रिलेशनशिप क्या ओम्स लॉ से कुछ है। तो हमारा ओम्स लॉ का स्टेटमेंट कहता था V = IR, जिसमें R को आप डिफाइन कर सकते हैं रॉ L/A। लेकिन हम यहाँ स्टेटमेंट में कह रहे हैं, हम यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम अलग ले आते हैं जो हमारे पास है, और बाकी सभी फैक्टर्स को अलग रख लेते हैं। तो क्या क्या कांस्टेंट है, हमने यहाँ पे रखा था करंट कांस्टेंट। हमने बोला स्टेटमेंट के अंदर कि करंट कांस्टेंट होना चाहिए। रॉ, जिस मटेरियल को आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, वो मटेरियल भी आप थ्रू आउट चेंज नहीं कर रहे। और क्या बचा, एरिया क्रॉस सेक्शन, वो भी हमें क्या रखना था, यूनिफॉर्म रखना था। ये दोनों स्टेटमेंट की वजह से करंट भी कांस्टेंट हो गया, एरिया भी कांस्टेंट हो गया और मटेरियल भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि मटेरियल वायर का भी आप चेंज नहीं करोगे। तो आपके पास एक तरीके से ये पूरा ब्रैकेट हो गया I रॉ A/L, और ये सब कांस्टेंट है, तो इसको हम बोलते हैं K/L। और इसी कांस्टेंट को हम स्टेट कर रहे थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। और K अब क्या हो गया, यहाँ फॉर्मूले से देखा जाए तो I रॉ एंड A, यानी कि K आपका डिपेंड कर रहा है इन 3 फैक्टर्स पे, करंट पे, रेसिस्टिविटी पे और मटेरियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो और अगर आप इसे चेंज नहीं करेंगे तो K विल रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, इसमें एक और बात है कि मटेरियल की मैं बात कर रही हूँ, तो हम पहले भी कह चुके हैं कि कौन सी मटेरियल वायर हम इसमें यूज़ करते हैं। तो वो मटेरियल वायर होती है या तो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, क्योंकि ये क्या है, ये एलॉय हैं, और एलॉय के पास रेसिस्टिविटी हाई होती है और लेस टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है, यानी कि अल्फ़ा जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है। तो इसलिए हम इनको प्रेफर करते हैं इन मेकिंग स्टैंडर्ड कॉइल्स। तो यहाँ पर हम इसे कॉइल की तरह ही यूज़ कर रहे हैं वायर के अंदर। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी सेंसिटिविटी की, कि आखिर हम इसकी सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाएं, और सेंसिटिविटी एक्चुअली है क्या। सेंसिटिविटी का मतलब है कि हमें लार्ज चेंज इन बैलेंस लेंथ हो फॉर अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर हल्का सा भी पोटेंशियल डिफरेंस में वेरिएशन आ रहा है तो उस केस में आपको डिफ्लेक्शन जो मिल रही है, जो लेंथ में वेरिएशन आ रहा है वो कंसिडरेबल हो, मतलब एटलीस्ट आप उसको मेज़र कर सकें और काफ़ी गुड अमाउंट में हो। तो इस तरीके के अंदर हम बोल सकते हैं कि वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हो गया। सेंसिटिविटी को बढ़ाने का तरीका क्या है, हम ये कह सकते हैं सेंसिटिविटी डिपेंड करती है किस पे, K पे डिपेंड करती है। K क्या हुआ, जितना स्मॉल आपकी वैल्यू K की होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी सेंसिटिविटी होगी। तो यहाँ हम फिर से डिफ़ाइन कर दें कि क्या किसको कहते हैं हम सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब हुआ आपको ये एक ऐसा मटेरियल हो जाए, ये एक ऐसा डिवाइस हो जाए जिसके अंदर आप मैक्सिमम वेरिएशन ऑब्जर्व कर सकें इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर स्मॉल वेरिएशन भी आ रहा हो तो भी आपके लेंथ में कंसिडरेबल चेंज हो, तो उस केस में हम इसे क्या बोलते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं। यानी यहाँ पे मैंने लिखा भी है कैन मेजर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा तो उसे भी ऑब्जर्व करने में हेल्प करे, तो इसलिए इसको सेंसिटिव कहा जाता है। अब सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हमें K को कम करना पड़ेगा। What we have to do, we have to decrease the value of K। तो अगर हमें K को स्मॉलर बनाना है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला था V/L। K को आप डिफाइन कर रहे थे V/L, और अगर इसी फॉर्मूले में हमने देखा तो रॉ I/A भी था। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, पोटेंशियल तो आप बैटरी सोर्स से प्रोवाइड कर रहे हो या EMF जो पोटेंशियल वेरिएशन ले रहे हो, तो आप लेंथ को चेंज करो, यानी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी 4 मीटर वायर आप उसको 10 मीटर वायर यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर, तो आपको ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग देगा और ज़्यादा अच्छी रिफ्लेक्शंस उसमें आ सकती हैं। तो हम क्या करें, लेंथ इंक्रीज़ कर दें। अगर L इंक्रीज़ होगा तो K डिक्रीज़ हो जाएगा, और हमें K स्मॉल ही चाहिए सेंसिटिविटी के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब आप लेंथ नहीं चेंज कर सकते, मतलब अगर आपको दे ही रखा है 4 मीटर वायर का और आपको सेटअप में प्रैक्टिकल में मिल गया है, तो आप उसकी वायर तो वहाँ चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप करंट को वेरी करें। तो करंट को वेरी करने के लिए क्या करें, करंट को हम क्या कर दें, I को हम स्मॉल कर दें।
ये हम किससे कर सकते हैं? बाय यूजिंग द रियोस्टेट। हम वहाँ पर एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दें तो फिर आपके पास पोटेंशियोमीटर, जैसे मैं पिछला सर्किट दिखाती हूँ आपको, हर एक के अंदर हमने पोटेंशियोमीटर यूज़ किया हो, रियोस्टेट यूज़ किया हो। ये रियोस्टेट कनेक्टेड है यहाँ पे, ये RH है रियोस्टेट। तो ये रियोस्टेट कनेक्टेड ही इसलिए किया गया है कि आप यहाँ पे करंट वेरिएशन ला सकें सर्किट के अंदर। जैसे आप रियोस्टेट वेरी करेंगे आपका करंट वेरी कर जाएगा, और हम क्या करें, हम करंट को स्मॉल रखें ताकि आपकी जो वेरिएशन है वो ज़्यादा अमाउंट में आए, यानी कि सेंसिटिविटी जो है पोटेंशियोमीटर की वो इंक्रीज़ कर जाए। तो यही दो ऑप्शन है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यानी हम मटेरियल नहीं चेंज करने बैठेंगे। जो सेटअप आपको एक बार मिल गया सो मिल गया, तो उसका मटेरियल भी कांस्टेंट रहेगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, उसकी लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी। अगर ये तीनों फैक्टर कांस्टेंट है तो फिर करंट का ऑप्शन बचता है। और अगर हमारे पास चॉइस है कि हम लेस वायर या लार्ज वायर में से कोई एक पोटेंशियोमीटर चूज़ कर सकें, तो फिर आप लेंथ को इंक्रीज़ कर दें। दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं टू इंक्रीज़ दी सेंसिटिविटी। अब बात करें इसकी एप्लीकेशंस की। सो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। तो दो सेल्स का ईएमएफ कंपेयर करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ मैंने एक सेटअप लगाया हुआ है और इसी को सर्किट को हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कहता है। देखिए ये सर्किट पहले से था कि ए जंक्शन से हमने ए पॉइंट से सोर्स कनेक्ट किया हुआ है, की कनेक्ट की हुई है, और फिर हमने एक रियोस्टेट कनेक्ट कर रखा है। ये तो पुराने सर्किट जितना ही पोर्शन है, लेकिन अब की बार हमने ए टर्मिनल से हमने दो सेल्स कनेक्ट कर दिए हैं, जिसमें एक को हम कह रहे हैं E1 और एक को कह रहे हैं E2। ये दोनों दिस साइड इज़ लॉन्गर। तो तीनों टर्मिनल्स का, इसका और इसका, तो E1 E2 का और E का, ड्राइविंग सेल का और जिनका कंपेयर करना है EMF, उन सब का पॉजिटिव आपका एक ही एंड पे कनेक्टेड हो। तो ए पर वो पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल्स था E1 E2 का, उसको हमने एक 2 वे की से कनेक्ट कर दिया। तो जो ये 2 वे की है, इसके पास हमारे पास एक ऑप्शन होगा यहाँ पर कि या तो हम 1 और 2 को कनेक्ट करें या हम 2 एंड 3 को कनेक्ट करें। हम दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपने E1 को कनेक्ट किया है तो आप की इंसर्ट कर दोगे 1 एंड 2 कॉलम में। 1 और 2 का आपको टर्मिनल मिल रहा है, वहाँ पर आप की इंसर्ट करोगे। और लेट अस से, क्योंकि हमारे पास EMF का फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज इक्वल टू KL। ये हमारे पास फॉर्मूला है अगर आप उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, फॉर दी सेल E1 निकालना है। तो E1 के लिए सपोज बैलेंस लेंथ आ गई L1। सेम ऐसे ही E2 लेंगे, यानी कि अब की बार हमने 2 एंड 3 के बीच में की इंसर्ट करनी है और 1 को ओपन छोड़ देना है, 1 और 2 को। तो फिर E2 कनेक्ट हो जाएगा सर्किट के अंदर, और उसके लिए बैलेंस लेंथ कोई नई बैलेंस लेंथ होगी। लेट अस कॉल दैट बैलेंस लेंथ एज L(2). तो वो बैलेंस लेंथ आपके पास L2 आ गई। और इन दोनों का अगर आप रेशियो ले लें, इन दोनों इक्वेशंस का, तो आपके पास आ गया E1/E(2) इज़ इक्वल टू L1/L(2). सो इन चारों में से अगर कोई एक फैक्टर आपके लिए अननोन हो तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जैसे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, तो L1 और L2 जनरली हमारे पास होता है, लेकिन इन दोनों में से एक सेल का EMF होगा और एक का नहीं होगा। तो जिस सेल का EMF आपके पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास E2 नहीं है, E2 का EMF अननोन है आपके लिए, तो फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा L2/L1 इंटू E(1). तो इस तरीके से आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपेयर कर लिया हमने EMF, या एक अननोन EMF को हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग दिस मेथड। अनदर एप्लीकेशन इसकी देखते हैं एक और। यहाँ पर एक बात ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस वक्त हमने सेल कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ जो आपकी बैलेंस लेंथ आएगी, यानी कि जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, वो डिफ्लेक्शन 0 होगी एट पॉइंट L1। यानी लेंथ L1 पे जाकर EMF E1 जो है वो आपको उसकी बैलेंस लेंथ क्या हो जाती है, मतलब वो गैल्वेनोमीटर जब 0 डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर दे, उस पॉइंट की लेंथ आपको ऑब्जर्व करनी है। तो बेसिकली हम यहाँ जो बैलेंस लेंथ की बात कर रहे हैं L1 की या L2 की, वो क्या है, वो हमें नल पॉइंट निकालना है। किस केसेस के लिए, एक बार सेल E1 के लिए और एक बार हमने सेल निकाला E2 के लिए। रिमेंबर मैं इन्हें EMF क्यों कह रही हूँ, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल इससे भी कोई करंट किसी एक्सटर्नल सर्किट में नहीं दिया जा रहा, इससे भी कोई करंट एक्सटर्नल सर्किट में नहीं दिया जा रहा है, ये किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड नहीं है। इनको डायरेक्टली हमने पोटेंशियोमीटर क्या है, एक डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट किया है सो एज टू फाइंड दी EMF। इसीलिए इसको यहाँ पर E1 और E2 को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहा जा रहा है, इसे क्या कहा जा रहा है, EMF कहा जा रहा है। सो नेक्स्ट में देखते हैं एप्लीकेशन में, जहाँ पर आपको EMF की जगह अब हम क्या लेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस का भी रोल लेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो नाउ आई हैव दिस सर्किट, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। लेट अस सी द सर्किट वंस अगेन।
यहाँ पर आपने एक रेसिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है विद द सेल। इस सेल को नाम दे देते हैं हम E1, और एक ड्राइविंग सेल तो पहले से कनेक्टेड था। ये पिछले सर्किट से थोड़ा सा इसका शेप मैंने चेंज कर दिया है। टर्मिनल वही हैं A और B। A से कनेक्ट की है बैटरी और एमीटर और रियोस्टेट, ये तीन चीज़ें A से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर भी हमने की प्रोवाइड की है कि सर्किट को हम ऑन और ऑफ कर सकें। एक सेल कनेक्ट किया है, सेल का पॉजिटिव भी A से ही कनेक्टेड है। जैसे पिछले केस में भी हमारे पास सारे पॉजिटिव्स जो थे वो सेल्स के या ड्राइविंग सेल के, वो सभी कहाँ कनेक्टेड थे, एक ही टर्मिनल पर कनेक्टेड थे। लेकिन अब की बार हमने एक रेसिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया E1 के साथ और वहाँ की प्रोवाइड किया। तो जब आप इस की को ओपन छोड़ रहे हैं तो इस सेल से कोई भी करंट जो है आपके इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बॉक्स में नहीं आ रहा। यानी आप यहाँ से कोई रेसिस्टेंस बॉक्स की कोई की निकालेंगे, लेट अस से उस की वैल्यू है R। तो जब तक R रोल में नहीं है तब तक जो ये सेल दे रहा है वो क्या दे रहा है, आपको EMF दे रहा है। लेकिन जब आप ये की क्लोज कर देंगे तो फिर यहाँ से जो मिलेगा आपको इस सेल के क्रॉस, वो मिलेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों ही केसेस के लिए हम बैलेंस लेंथ डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि ओपन है, व्हेन K1 इज ओपन, तो जब आपकी K1 ओपन है यू आर गेटिंग E इज इक्वल टू E1। यहाँ पे E1 यूज़ किया, मैं इसे कैपिटली बोल देती हूँ। E1 इज इक्वल टू योर KL1, राइट। अब जब आपके पास K1 इज क्लोज, जब आपकी की K1 क्लोज हो जाती है तो फिर आपको मिलेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसे कह देते हैं हम KL2। हमारे पास बैलेंस लेंथ आ गई हैं। अब इनका रेशो ले लें तो यू हैव E1 बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L ऑफ 2। सो ये रेशो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको तो हम IR बोलते ही थे बिकॉज इट वाज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, यानी ओम्स लॉ हमने ले लिया। लेकिन अगर इस पूरे सर्किट का टोटल करंट हम डिफाइन करते थे या बाय द डेफिनेशन ऑफ EMF की जो डेफिनेशन होती थी उससे भी हम क्या बोलते थे, R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E। मैंने यहाँ पे I का फॉर्मूला ले लिया विच इज़ टोटल EMF बाय टोटल रेसिस्टेंस R प्लस R फॉर दिस सर्किट। ये वाला छोटा जो सर्किट है इसके लिए तो करंट I कितना हो गया, E बाय R प्लस R, या फिर यहाँ से E निकाल लो दैट इज इक्वल टू R प्लस R। या हम ये कह दें EMF का डेफिनेशन क्या होता था, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज वंस राउंड द क्लोज लूप। तो एक अमाउंट ऑफ वर्क डन जो किया वो लिया है हमने। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन किस किस की वजह से हुआ, एक बिकॉज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, और एक बिकॉज ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये दोनों ले लिए हैं कंसिडरेशन में और फिर हमने E को डिफाइन किया। अब हमारे पास E भी है, V भी है, इनको बैक टू द इक्वेशन पुट करते हैं तो आपके पास आ गया E1 बाई V1 एज IR प्लस R बाई IR। अब I एंड I कैंसिल हो जाता है तो आपके पास इक्वेशन बच जाती है ये 1 प्लस R बाई कैपिटल ऑफ R। This is equation number 1, this is equation number 2. Compare the two equation, you will get 1 plus R by R is equal to L1 by L of 2, or simply R by capital of R is equal to L1 by L of 2 minus 1। इसको हम इधर ले गए तो R is equal to L1 by L2 minus 1 into R, and this is the final formula for the internal resistance of the cell using potentiometer। सो पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके हमने जो फाइनल फार्मूला निकाला ये इंटरनल रेसिस्टेंस का वो रिलेशनशिप है। सो यहाँ हमने इंटरनल रेसिस्टेंस में निकाला है, लेकिन अगेन मैं बार बार यही बोल रही हूँ, दिस इज़ अ नल डिफ्लेक्शन मेथड। यानी हम ये L1 डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ आपकी वो लेंथ है जब आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देना बंद कर दे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यस।